जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है 2025 एसएससी जीडी के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का फुल टेस्ट देखेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा और डिवाइड का अर्थ है घटाना और गुणे का अर्थ है जोड़ना। तो देखिए सबसे पहले हमको डिवाइड का नियम लगा के देखना है कि डिवाइड, तो क्या करें, माइनस का अर्थ डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस की जगह पे अगर 12 डिवाइड कर देंगे तो 12 से 24 कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो इसको रख सकते हैं। यहाँ पर 24 से 14 कटता है, नहीं कटता है तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद इसमें भी कट कर दीजिए इसको भी, क्योंकि यहाँ भी 24 से 14 है। अब हम क्या देखेंगे, इसको हम रखेंगे इक्वेशन में, अब सॉल्व करेंगे। तो 24 माइनस का अर्थ है भाग, तो भाग 12, और प्लस का अर्थ आपका, प्लस का अर्थ है गुणा, तो गुणे में 12, और डिवाइड का अर्थ है घटाना, घटाना 16, गुणे का अर्थ है जोड़, जोड़ 18 बराबर में 26। तो 12 से 24 को डिवाइड करेंगे, 2 गुणे में 12 माइनस का 16 प्लस का 18 बराबर में 26। तो 12 दूनी 24 माइनस 16 प्लस का 18। देखिए प्लस का 18 माइनस का 16 कितना बचेगा, प्लस का 2। देखिए 26 बराबर 26। तो कौन सी इक्वेशन हमारी सही है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है मिरर इमेज पे। मिरर इमेज में क्या होता है, पड़ोस वाली वस्तुएं पड़ोस में आती है। अब जैसे ये ट्रेंगल है तो ये ट्रेंगल हमेशा दूर में आएगा और ऐसे करके आएगा, तो यहाँ भी उल्टा हो गया, और यहाँ पर तो नजदीक दिखा रहा है ज्यों का, तो ये भी सही है। और ये भी आपका ट्रेंगल कैसा सही है, और ये आपका इस प्रकार से कर दिया ट्रेंगल, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। किसी एक को ही रोक कर हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शब्दकोश के अनुसार हमको लगाना है। देखिए पहले देखिए सभी में देखिए एफ ए कॉमन है, एफ ए कॉमन है। उसके बाद देखिए सबसे पहले क्या आएगा, यन आएगा। तो यन आपका 2 जगह है, तो सबसे पहले आपका पहला और दूसरा आएगा, तो पहला और दूसरा आपका ऑप्शन नंबर डी कट गया, इसी में है। तो पहले और दूसरे में सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यन टी और यहाँ पर यन ए है, तो ए पहले आता है तो सबसे नंबर दूसरा वाला आएगा, उसके बाद पहला आएगा। तो दूसरा और पहला ऑप्शन नंबर सी वाले में, ये आगे का हमें नहीं करना, ऐसे आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विकल्प शब्द अक्षर संख्या का चयन कीजिए, सेम होना चाहिए। अब जैसे रबी की फसल क्या होती है, जई जो होती है वो रबी की फसल होती है। इसी प्रकार खरीफ की फसल कौन सी होती है भाई, धान होती है। क्या होते हैं, धान जो होते हैं वो खरीफ की फसल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 में देखिए सीएम को पी लिख रखा है, पीएम को क्या लिखेंगे, सीएम को। अब इनका नंबरिंग करेंगे। सीएम का क्या होता है, 3 + 13 कितना होता है, 16, और 16 पे आता है पी, और पी आता है 16 और 13 कितना हो जाता है आपका 26 3 29। 29 पे क्या आएगा, 26 + 3 होता है, 26 पे जेड आएगा, 3 पे क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7 को 56 तो 9 को क्या लिखेंगे। तो 7 × 8 = 56 क्या होता है, 7 × 8 = 56, गुणे में 8 किया है तो 9। देखिए 7 के आगे 8 होता है तो 7 × 8 = 56, 9 के आगे 10 होता है तो 9 × 9 = 90। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, सुनीता अनीता से लंबी है। सुनीता जो है वो अनीता से लंबी है। रीना चित्रा से लंबी है। रीना चित्रा है नहीं यहाँ पे, तो हम अलग लिख सकते हैं, रीना जो है वो चित्रा से लंबी है, लेकिन बानू से छोटी है, लेकिन बानू से छोटी है। अनीता चित्रा से छोटी है। अनीता जो है वो चित्रा से छोटी है, मतलब चित्रा यहाँ कहीं पर होगी। चित्रा सुनीता से लंबी, चित्रा जो है वो सुनीता से भी लंबी है, तो इसको उठाकर यहाँ पर। सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी कौन है भाई, अनीता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, 7 8 3 को क्या लिखेंगे, 7 8 3। इनका देखिए जब कभी भी इस प्रकार का, जब अधिक से अधिक संख्या है, यदि कम अंक आ रहा है तो उसको हम जोड़ कर देखेंगे, अगर अधिक आ रहा है तो उसका स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, मल्टीपल करेंगे, इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, 3 का 9, 49 64 और 9, 9 9 18 4 22 इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फंडा नहीं लगेगा। इनकी गुणा 7 8 56 का 6, 6 3 18 के 8, मतलब इन तीनों का मल्टीपल हो रहा है इकाई के अंक से। 9 6 6 5 30 और 9 270, ठीक है। 7 6 42, और 42 का किससे गुणा करेंगे 126 हो जाए,
3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अगला श्रृंखला में अगली संख्या चुनिए। भाई देखिए 1 पे आता है a 6 11, तो कितना हो रहा है 5 जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 16 होगा, 11 में 5 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या आता है p, प्रथम लेटर आपका p किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए। पूरा क्वेश्चन हमको नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है 27 32 फिर कम, तो इसका मतलब दूसरे से हमको कंपेयर करना है, 32 3 35, 35 3 38 हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही, क्योंकि 3 3 ऐड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, कह रहा है प्रश्न आकृति में कौन सी उत्तर जो आकृति इसके अंदर सन्निहित है। देखिए ये तो नहीं हो सकता भाई, ए भी नहीं है, ई का कंफर्म, इसका देखिए ये देखो त्रिभुज, लेकिन कुछ ज्यादा तिरछा बना है, ई देखिए ये बना है, ई बना है, तो ई जो है सन्निहित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो। अगला क्वेश्चन नंबर 12, सेम गोला ऐसे बनना चाहिए, फिर ये यहां तक आना चाहिए, मतलब गोला यहां से टच होना चाहिए, यहां तक आना चाहिए, और उसके बाद थोड़ा इस प्रकार से होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्रॉस नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, इसमें भी लाइन नहीं है, इसमें लाइन है लेकिन यहाँ तक नहीं है, क्योंकि सभी में यहाँ तक नहीं जाना चाहिए ना, तो यहाँ तक इसमें भी नहीं जा रहा, ठीक है, लाइन तो यहीं तक रहेगी, लेकिन ये ऐसी लाइन नहीं, क्योंकि ऐसी लाइन इसमें है, इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा सही हो। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कुछ पिन कप है, डायग्राम बनाएंगे, जो पिन है कुछ जो है कप, पिन और यहाँ पे कप। अब क्या है, कोई कप पुस्तक नहीं है, कोई भी कप जो है पुस्तक नहीं है, मतलब बुक आपका एक्सपायर। अब पहला निष्कर्ष है कुछ पिन पुस्तक है, क्या कुछ पिन पुस्तक है? नहीं भाई बिल्कुल गलत है। क्या कुछ पिन पुस्तक नहीं है? कुछ पिन पुस्तक नहीं है, बिल्कुल भाई सही बात है, कुछ पिन पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर ये दूसरा वाला बिल्कुल ही सही हो जाएगा निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भिन्न छात्र, तो देखो MN XY AB PQ सभी इनका नंबरिंग करेंगे 13 14 24 25, 1 2 16 17 18 19 20 21, 5 6 M का मतलब 13 14, देखिए 13 14 24 25, 1 2 16 17 18 19, ये इस प्रकार से पार्ट में डिवाइड। अब देखिए यहाँ भी 16 2 18 17 और 1 18, 24 और 4 24 14 38, 25 और 13 38, 19 और 20 39 39, 13 6 18 13 6 19, 14 5 19, योगफल सभी का सेम हो रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है? देखिए यहाँ पर 6 में कितना जुड़ रहा है? 7 जुड़ रहा है, 2 में कितना जुड़ रहा है? 14 जुड़ रहा है, 14 में कितना जुड़ रहा है? 10 जुड़ रहा है, 19 में कितना जुड़ रहा है? यहाँ पर कोई भी छुटा नहीं है, बीच में छुटा नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही अलग हो जाना चाहिए। अगला देखिए 15, क्वेश्चन नंबर 15 में ऐसे ही देख लीजिए क्या अलग है, 1 है 16 है 81 243, ये 9 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, ये आपका किसी का स्क्वायर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइगर को SHFD क्यों लिखा जा रहा है, तो हॉर्स को क्या लिखेंगे? तो देखिए टी में 1 कम किया यस, आई में 1 कम किया एच, जी में 1 कम किया जी में एफ, ई में 1 कम किया डी, आर में 1 कम किया क्यू। तो भाई एच में 1 कम करेंगे तो जी आएगा, ओ में 1 कम करेंगे तो एन आएगा, आर में 1 कम करेंगे क्यू आएगा, एस में 1 कम करेंगे तो आर आएगा, ई में 1 कम करेंगे तो डी आएगा। तो GNQRD, GNQRD ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 है तो मतलब 4 4 के बने, 4 फिर 4 फिर 4। अब देखो QSTR, यहाँ पर क्या आना चाहिए? R, QSTR QSTR QSTR, क्या भरा? R भरा है आपने, T भरा, S भरा और Q भरा, RTSQ RTSQ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
कागज को मोड़ा गया और कट किया गया, ये देखिए कोना कट गया। जब इसको पूरा खोलेंगे तो बीच में गोला बन जाना चाहिए, बिल्कुल बन जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है वर्ग, त्रिभुज और वृत्त। देखिए वृत्त एक अलग होता है, वर्ग अलग होता है, त्रिभुज अलग होता है, तीनों आकृतियां अलग हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही होगा। इसमें कितने त्रिभुज हैं ये देखिए भाई, और हैं, ऐसे ही तो है, ऐसे बना, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं बात करूं इसमें 1 2 3, तो 1 3 3 6, इसमें कितने हो जाएंगे 6, इसमें कितने हो जाएंगे 6, और इसमें भी 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 6 3 18 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। आगे के क्वेश्चन आपको अनूप सर करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के मॉडल टेस्ट नंबर 2 के जीएस एंड हिंदी के क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं, ये जीएस का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। 20 क्वेश्चन जो है आपके जीएस के आते हैं एसएससी जीडी में, और 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर से दाएं जी का अर्थ क्या है? क्या है? देखिए कहने का मतलब है जी जो है वो 2 बार आया है, 2 बार आया है इसमें, एक तो ये जी आया है और एक तो ये वाली जी आया है। तो वो कह रहा है कि संक्षिप्त रूप से दूसरे अक्षर से दाएं, दूसरा अक्षर ये है और इससे दाएं हमारा ये हाथ होता है ना, तो कह रहा इसके बाद में जो जी पड़ेगी तो उसका इसमें मतलब क्या है? कहने का मतलब जो फुल फॉर्म है, कह रहा उसमें इस वाली जी का मतलब क्या है? भाई गारंटी मतलब है कि ग्रॉस मतलब है कि ग्रामीण मतलब है या फिर ग्राम सेवा मतलब है? तो इसका आंसर होगा गारंटी। इस वाली जी का मतलब क्या है? गारंटी। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है ना, इतनी लंबी फुल फॉर्म है, तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख लें क्योंकि इस तरीके से फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो आइए और जानते हैं इस जो है नरेगा के बारे में। अगर पूछे कि भाई नरेगा, क्या पूछे? नरेगा, नरेगा पूछे नरेगा जो है कब पारित किया गया था? तो 2005 में। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है ये, 2005 में। फिर पूछे ये लागू कब किया गया था नरेगा? अगर पूछा जाए ये नरेगा जो है लागू कब किया गया था, तो ठीक 2 फरवरी और 2001 साल के बाद में 2006 को। लेकिन अगर पूछे कि भाई नरेगा का नाम जो है चेंज करके मनरेगा कब कर दिया गया? मनरेगा कब कर दिया गया? तो आंसर होगा 2009। ये 3 डेट्स हैं, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकती हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। मनरेगा के तहत, क्योंकि अब नरेगा तो है नहीं, इसका नाम बदल दिया गया, तो अब नाम हो गया मनरेगा। मनरेगा के तहत 100 दिनों का काम जो है दिया जाता है, ये हमारा अधिकार है। ठीक है ना। चलिए, जो देहात साइड से लोग आते होंगे स्टूडेंट वगैरह, तो उन्हें जो है इसके बारे में पता होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे कह रहा है खादर एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। और द्वारा जमा की जाती है। कहने का मतलब है एक मिट्टी है जलोढ़। कौन सी मिट्टी होती है? जलोढ़। इसको मैंने पढ़ाया हुआ है बढ़िया तरीके से। जलोढ़ वह मिट्टी होती है जो नदी द्वारा अपने साथ में बहाकर लाई जाती है। कहने का मतलब है जलोढ़ मृदा जो है वो नदियों के अवसादों से मिलकर बनती है, तो उसी को हम जलोढ़ मृदा बोल देते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। कौन सी? एक तो होती है खादर। कौन सी होती है? खादर। एक कौन सी होती है? बांगर। एक कौन सी होती है? बांगर। ठीक है ना। अब इसमें से जलोढ़ मृदा की बात कर रहा है, कह रहा है जलोढ़ मृदा किसके द्वारा जमा? तो भाई हिमपात के द्वारा जमा की जाएगी? नहीं, हिमपात के द्वारा कोई मिट्टी जमा की ही नहीं जाती है। पवन के द्वारा जमा की जाती है? नहीं भाई, अभी बता चुके जलोढ़ मृदा है वो जो है आपकी नदियों द्वारा लाई जाती है, ना कि पवन द्वारा, ना कि वायु द्वारा, तो ये भी गलत। फिर कह रहा बारिश, नहीं भाई, बारिश से मिट्टी नहीं आती है, बाढ़ से आती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बाढ़। क्योंकि जो नदियां हैं, नदियों में जब बाढ़ आती है ना, तभी तो वो मिट्टी जो है ऊंचे स्थान से लाती है और नीचे स्थान पे जाके उसे जो है कहीं ना कहीं जमा कर देती है। तो ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जलोढ़ मृदा के कौन से प्रकार होते हैं, तो खादर और बांगर। एक और पूछा जाता है
कि इनमें से बताओ नई जलोढ़ मृदा कौन सी। तो जो खादर होती है ये नई जलोढ़ मृदा है, नई। और जो बांगर है ये कैसी मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है। बात भाई समझ में आई है? अगर जो है बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलें। आगे क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 14 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है? ऑप्शन ए है -10, ऑप्शन बी है 20 प्लस के 20 है, ऑप्शन सी है माइनस के 20, ऑप्शन डी है प्लस के 10। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो -10, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैत्तूर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? घबराने की आवश्यकता कोई नहीं है, क्योंकि जो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको मैप आता है बढ़िया तरीके से तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे 100% होंगे। कह रहा तेलंगाना में है या तमिलनाडु में है या कर्नाटक में है या फिर आंध्र प्रदेश में है। तो मैत्तूर जो बांध है वो कावेरी नदी पे बनाया गया है। पहली बात तो ये जान लीजिए, किस नदी पे बनाया गया है? कावेरी नदी पे बनाया गया है। अगर आपको इतनी सी बात आती है फिर भी आपसे क्वेश्चन जो है हो सकता है। और कावेरी नदी जो तमिलनाडु से होकर बहती है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी को क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा इसे बोलते हैं कावेरी नदी को। भाई ये गोदावरी नदी है। कौन सी है भाई? गोदावरी नदी है। उसको कहते हैं बूढ़ी गंगा। क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंगा। और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। साथ में ये भी ध्यान रखते हुए चलना है। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से हमने इतने फैक्ट्स देखे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल परंपराओं में नहीं है? कहने का मतलब है यूनेस्को जो कि एक संगठन है वो अपनी एक सूची के तहत जो है साइटों को साइटों को क्या करता है? वो इंक्लूड करता है। तो कह रहा है इनमें से कौन सा नाम है जो यूनेस्को की साइट में नहीं वो किया गया है इंक्लूड? छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्राचार, याक समना या फिर वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा। तो इसमें से छऊ जो कि उड़ीसा है आपका, झारखंड है आपका, है ना, उड़ीसा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, यहाँ का एक डांस है, इसको शामिल किया गया है। वो कह रहा है नहीं किया गया, यहां पे ध्यान रखना है। तो ये तो आंसर हमारा नहीं होगा क्योंकि ये तो शामिल किया गया है। लद्दाख का बौद्ध मंत्र ये भी शामिल किया गया है, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं। वैदिक मंत्रोच्चारण की परंपरा ये भी शामिल की जा चुकी है, लेकिन याक समना इसे अभी तक शामिल नहीं किया गया। कुछ और साइटों को जान लेते हैं जो कि अभी हाल ही में यूनेस्को की साइट में शामिल की गई है। जैसे एक ध्यान रखिए आप 42वीं साइट, एक 42वीं ध्यान रखिए, एक 43वीं साइट ध्यान रखिए भारत की जो कि अभी शामिल की गई है। तो 42 जो शामिल की गई है वो कर्नाटक के होयसलेश्वर मंदिर है। होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है ना। 43वीं जो रिसेंटली की गई है वो असम की मोईदाम साइट है। किस राज्य में पड़ती है? तो असम में पड़ती है। और मोईदाम, ठीक है ना। और किस राजवंश से संबंधित है? तो अहोम एक वंश हुआ करता था असम में, तो उसी से ये साइट संबंधित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा और ध्यान रखिए, जैसे आपने सुना होगा पश्चिम बंगाल की जो दुर्गा पूजा होती है, पश्चिम बंगाल की क्या होती है? दुर्गा पूजा होती है। तो उसको भी जो है इसमें अमूर्त सूची में शामिल किया जा चुका है, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे गुजरात का एक बहुत फेमस डांस है, गुजरात का कौन सा? गरबा। कौन सा है गुजरात का डांस? गरबा। तो इसको भी शामिल किया जा चुका है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको ध्यान में रखते हुए चलें। और अगर आप नोटबुक लेके पढ़ रहे हो तो उस पर नोट भी कर लें।
निम्नलिखित में से किसे 1815 ईस्वी में भारत के पहले महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी कॉलिन मैकेंजी, ऑप्शन सी है मैक्स मूलर एंड ऑप्शन डी है हेनरी वॉलपॉल। तो उसका करेक्ट आंसर होगा कॉलिन मैकेंजी। क्या करेक्ट आंसर होगा? कॉलिन मैकेंजी। वही मैक्स मूलर क्या है? तो मैक्स मूलर ने बताए थे कि जो भारत में आर्य आए थे, आर्य वो कहां के निवासी थे? मध्य एशिया के निवासी थे। कहां के? मध्य एशिया के निवासी थे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर जॉन मार्शल ने जो है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का नामकरण किया था। क्या किया था? नामकरण किया था। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको जो ध्यान में रखते हुए चलना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने पेश किया था? लो भाई, डायरेक्ट जो है आपकी पॉलिटी से क्वेश्चन है। BN राव, जवाहरलाल नेहरू, BR अंबेडकर या महात्मा गांधी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या करेक्ट आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर पूछे कि जो प्रेम्बल समिति थी या जो प्रस्तावना, या जो क्या थी प्रस्तावना, एक कमेटी बनाई गई थी उसको बनाने के लिए, उसके अध्यक्ष पूछे तो हमारे BR अंबेडकर जी। कौन थे? BR अंबेडकर जी थे। यहां से चीज ध्यान में रखते हुए चलना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन पर भी ध्यान देते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 28 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने रहे हैं, गंडक, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। अगर इस मतलब धुआंधार जलप्रपात जो वाटरफॉल है, इसकी लोकेशन आपको पता है, तब भी आप क्वेश्चन जो इजीली कर सकते हो। गलत होने के बिल्कुल चांस है नहीं, क्योंकि हमारे इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन ही कुछ इस प्रकार से दिए हैं। अगर मान लो हमें इनमें से डायरेक्ट आंसर नहीं आता, लेकिन ये पता है कि धुआंधार जलप्रपात है वो एमपी में पड़ता है। कहां? एमपी में पड़ता है। तब भी हमें इस क्वेश्चन का आंसर 100 में 100% सही दे सकते, क्योंकि गंडक नदी एमपी में बहती ही नहीं है, तो जलप्रपात क्या बताओ वहां उस नदी पे होगा? होगा ही नहीं, बहती ही नहीं ना। गोदावरी एमपी नदी से? नहीं भाई, गोदावरी तो जो है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, तो ये भी गलत हो गया। कावेरी नदी दक्षिण भारत की नदी है, मध्य प्रदेश जो बीचों बीच में पड़ता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। आपका बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो अमरकंटक, सतपुड़ा रेंज के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। और यह नदी जो नर्मदा नदी है, यह पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। कैसी है? सबसे लंबी नदी है, 1312 किलोमीटर की है। ध्यान है ना, इसी नदी पर, कावेरी नदी पर जो है आपका सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध वो भी बनाया गया है इसी नदी पर। ठीक है ना। प्लस और ध्यान रखो, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी जो स्टैचू है वो देखी होगी 181 मीटर की, वो भी इसी नदी के किनारे ही बनाई गई है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में इतना टाइम दे भी नहीं सकते, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते नहीं हो। अगला क्वेश्चन निम्न में से क्या ईमेल पते का एक हिस्सा नहीं है? ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, हमारी भी ईमेल बनी होगी, अगर हम स्टूडेंट है उसको सही से देखा होगा तो ये गलत होगा ही नहीं। कह रहा अंडरस्कोर, ये जो निशान है, कह रहा क्या ये उसका हिस्सा है? एट चिन्ह ना, एट द रेट जिसे बोलते हैं, ये वाला क्या हिस्सा है? जीमेल कहने का मतलब जीमेल हम बनाते तो इनमें से किसका यूज नहीं होता है ना, वही डॉट हिस्सा है या स्पेस। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ये होगा, ये हिस्सा नहीं है भाई। हम बनाते हैं gmail.com तो डॉट तो हिस्सा होता है, ये सॉरी @ तो होता है, डॉट भी होता है, ये वाला हिस्सा डॉट नहीं रखते हैं, .com या .in करके बनाते हैं, तो ये भी आपके हिस्सा है। लेकिन ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। परमाणु भार के आधार पर पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व कौन सा है? तांबा, लोहा, चांदी, यूरेनियम। तो इसका करेक्ट जवाब होगा, राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यूरेनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सरोते की कार्यप्रणाली में निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तोलक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए है श्रेणी ए का उत्तोलक, श्रेणी बी का उत्तोलक, श्रेणी सी है श्रेणी 3 का उत्तोलक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्रेणी 2 का उत्तोलक। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है? आपने अगर खाली ज्यादा नहीं खट्टे फल के बारे में तो पढ़ा ही होगा, तो इसमें कौन सी विटामिन कह रहा पाया जाएगा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन सी? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा विटामिन सी। भाई जितने भी खट्टे फल है, नींबू हो, आपकी मौसम्मी हो, तो उनमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, रतौंधी। कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, आपने नाम सुना होगा रिकेट्स। ये भी पूछा जाता है रिकेट्स संबंधित किससे है? तो हड्डियां जो है हमारी वो कमजोर हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर विटामिन ई की कमी से टोकोफेरोल क्या हो जाता है? टोकोफेरोल, तो ये रोग हो जाता है। विटामिन सी जो है स्कर्वी, तो इसको जो है ध्यान में रखते हुए चलना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? ये ऑप्शन दिए हुए, इनमें से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मछली, ऑप्शन बी केचुआ और जोंक, ऑप्शन सी है सांप और गिरगिट, ऑप्शन डी है मेढक। अगर आपको इसका मतलब पता ना, अकशेरुकी प्राणी कौन कौन से होते हैं? जिनमें क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है ऐसे ऐसे वाली, तो वो कशेरुकी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कशेरुकी कहलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें आ लग गया है, मतलब उनमें रीढ़ की हड्डी होगी नहीं। तो ऐसा कौन सा जानवर है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है? भाई मछली में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, बिल्कुल भाई, तैरती है तो वो ऊपर ही ये चीज दिखती रहती है, तो उसमें तो होती है, ऑप्शन नहीं होगा। केचुआ जोंक में रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल भाई, केचुआ और जोंक में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। सांप और गिरगिट में भाई रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। मेढक में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? केचुआ और जोंक। ये तो प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, अगर हमें इनका मतलब पता है तो क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। आगे देखिए, ये भी देखना क्वेश्चन भाई प्रैक्टिकली है। कई बार हमने स्काई जो डाइवर्स होते हैं उनकी वीडियोज देखी होगी। कह रहा है जब मुक्त रूप से गिरता हुआ स्काई डाइवर, कहने का मतलब ऊपर से जब स्काई डाइवर है वो छलांग लगाता है, तब अपने हाथ और पैर फैलाता है तो उसके गिरने की चाल पर तुरंत क्या प्रभाव पड़ता है? देखो बहुत अच्छी तरीके से आपने कई बार ऐसी वीडियोज देखी होंगी। जैसे वो ऊपर से मान लो प्लेन से ही कूद रहे हैं, जो स्काई डाइवर्स होते हैं, या मान लो जेट विमान से कूद रहे हो, तो वो ऐसे करके हाथ फैला देते हैं ना, ऐसे करके, तो क्या होगा भाई बताइए? कह रहा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण तो जानते हो जो बल हमें नीचे की ओर खींचता है ना, और कर्षण बल जो हमें नीचे से ऊपर की ओर ढकेलता है, वो क्या कहलाता है? कर्षण बल। ज्यादा होने के कारण उसकी चाल बढ़ जाएगी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर हमने ऐसे हाथ पैर कर दिए तो नीचे से जो कर्षण बल लगेगा वो ज्यादा लगेगा। अगर हमने ऐसे कर लिए तो सोचो फिर इतने में ही कर्षण बल लगेगा, लेकिन हमने ऐसे किए तो ज्यादा लगेगा, वो हमारी चाल को कम करेगा। भाई एक फोर्स इधर से लग रहा है ऊपर से, नीचे से अगर ज्यादा फोर्स लगेगा तो चाल बढ़ेगी कैसे? चाल उसकी क्या होगी? नीचे गिर रहा है ना, वो तो कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। फिर कह रहे कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी। भाई बराबर होने के कारण तो चाल घट ही नहीं सकती, फिर तो वो रुक ही जाएगा ना एक जगह पे। कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल बढ़ जाएगी? नहीं भैया, चाल तो बढ़ ही नहीं सकती ऐसी कंडीशन में, चाल बढ़ ही नहीं सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कर्षण कम होने के कारण उसकी चाल बढ़ जाएगी? नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। कर्षण गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होने के कारण उसकी चाल घट जाएगी, बिल्कुल। जैसे कह रहा ऊपर से भी बल जितना लग रहा है, नीचे से भी जितना बल लग रहा है, तो वो जितनी चाल से चल रहा था ना उससे कम हो जाएगी, रुकेगा नहीं, उससे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? राइट जवाब होगा।
अब पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इनको देखते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी सलाह प्रदान करता है, जबकि राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, जिसे हम हिंदी में महान्यायवादी बोलते हैं। अब देखो ऑप्शन कितने आसान है, आपको थोड़ा भी पता है। महान्यायवादी तो भैया अटॉर्नी जनरल को ही बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत। ये तो कह रहा भारत सरकार को कानूनी सलाह देता, तो राज्य सरकार को कैसे दे पाएगा? नहीं देगा, ठीक है ना, तो ये आपका गलत। फिर कह रहा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भाई ये सरकार को जो है वो नहीं देता, कानूनी सलाह नहीं देता, ये थोड़ी ना देगा मुख्य न्यायाधीश। विधि आयोग का अध्यक्ष, बिल्कुल गलत भाई। जैसे ही हमारे देश में अटॉर्नी जनरल होता है, एजी होता है, वैसे ही हमारे राज्य में क्या होता है? एडवोकेट जनरल होता है। इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 165 है, और अटॉर्नी जनरल से संबंधित जो आर्टिकल है वो 76 है। इसे ही हम अटॉर्नी जनरल को ही भारत का पहला विधि अधिकारी भी बोलते हैं, विधि अधिकारी भी बोलते हैं, ठीक है, विधि अधिकारी भी बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ये सारे जो फैक्ट्स बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, इनको जो है ध्यानपूर्वक सुनते हुए और याद करते हुए चलना है। क्वेश्चन 36 से पानीपत का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य हुआ? ठीक है, अब क्वेश्चन को ऐसे देख के घबराना नहीं है। अगर आपको एक भी व्यक्ति का नाम पता है ना, युद्ध दो लोगों में होता है, तब भी आपका आंसर निकल जाएगा। चलो हम मान लेते हैं भाई हमें सिर्फ पता है बाबर ही पता है, तब भी तो दो ऑप्शन आपके कट जाएंगे। इसमें कहीं बाबर दिया है? गलत है भाई, बाबर दिया ही नहीं है। इसमें कहीं बाबर दिया है? गलत है, बाबर दिया ही नहीं है। फिर कह रहा है राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, या इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था? तो देखिए जो लास्ट में लोदी वंश आता है ना, अब लोदी वंश की भी ट्रिक है बसाई करके, बसाई करके। क्या क्या ट्रिक है? बसाई करके। बा का मतलब है बहलोल लोदी, सा का मतलब है सिकंदर लोदी, ई का मतलब है इब्राहिम लोदी। क्या ई का मतलब है? इब्राहिम लोदी। अब बताओ भाई युद्ध कौन करेगा? इसके लास्ट वाला युद्ध करता ये, तो ऑप्शन आपका ए वाला क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर होना चाहिए। साथ में ये जरूर जान लो कि पानीपत के आपके 3 युद्ध हुए थे, उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। जो पहला हुआ था इसकी आपको जो है ईयर भी ध्यान रखना है, इसका 1526। फिर ये जो होता है दूसरा वाला वो होता है 1556। फिर जो तीसरा होता है आपका वो 1761 में होता है। कब होता है? 1761 में। ये तो हमने देख ही लिया, इनके बीच हुआ था, है ना। जो सेकंड वाला है वो अकबर और हेमू के बीच होगा, अकबर और हेमू के बीच होगा, ठीक है ना, अकबर और हेमू के बीच होगा। थर्ड वाला जो है किसके किसके बीच होता है? तो अफगानी शासक, कौन? अफगानी शासक अहमद शाह अफगानी। क्या नाम है? अहमद शाह अफगानी। और एक तरफ कौन होता है? मराठा शासक। कौन होता है? मराठा शासक सदाशिव राव भाव, ये शासक होते हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी जानना भाई बहुत जरूरी। कभी हमारे एग्जाम में पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा ऐसे युद्ध पूछे जाते हैं। जी है, युद्ध पे मैंने सेपरेटली अलग से भी वीडियो बना रखी है, तो आप उसे जरूर ही वॉच कर ले, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से किसे प्रारंभिक भारतीय पुरातत्व की मुख्य अवधियों के घटनाक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। देखो भाई अगर आपको भाषा नहीं समझ में आ रही है तो आपको समझ विकसित करनी पड़ेगी। क्वेश्चन इतना इजी है, बड़ा इजी है, लेकिन आप समझ पा रहे हैं तब, नहीं समझेंगे तो आप इसे स्किप कर देंगे। लेकिन जब मैं समझाऊंगा तो आपको लगेगा हाँ बड़ा इजी था, रियल में हमें आता नहीं था, मतलब इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए, फोकट में मिल रहे थे नंबर में। सीधी सी बात है, कह रहा है जब हम बिल्कुल प्राचीन काल से पढ़ेंगे और बिल्कुल आज तक हम आएंगे आधुनिक काल तक, तो कह रहा उनमें जो काल पढ़े ना, युग पढ़े, कह रहा उन्हें क्रम से बता दो कौन पहले आएगा कौन बाद में, और जो है कौन सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। देखिए कह रहा नवपाषाण भाई पहले आएगा, नवपाषाण, नव मिस होता है नया, बताओ नया पहले आएगा कि पुराना पहले आएगा? भाई गलत हो गया, नवपाषाण काल पहले थोड़ी ना आता है, पहले पुरापाषाण काल आएगा, ऐसी तो बात है। चलिए ये तो गलत हो गया भाई, कह रहा पुरापाषाण काल, पहली बात तो सही है। फिर कह रहा मध्यपाषाण काल, बिल्कुल भाई सही बात है, पहले पुराना आएगा फिर बीच वाला आएगा
फिर लास्ट में नवपाषाण काल, लास्ट में ही तो नवीन पाषाण काल आएगा, फिर उसके बाद में हड़प्पा घाटी सभ्यता आती है। चीज ध्यान है कि नहीं ध्यान है? हड़प्पा घाटी सभ्यता में मैंने सेपरेटली वीडियो बना रखी है, सभी को समझा रखा है। तो आंसर क्या आना चाहिए? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता। ठीक है ना? देखो कितना इजी क्वेश्चन था, कोई दिमाग लगा याद करने की कोई जरूरत पड़ी नहीं। फिर ऑप्शन सी किस लिए गलत होगा? पूरा पाषाण काल यहां पर भी है, सही है। नव पाषाण काल भाई यहां पे नहीं, नव पाषाण काल लास्ट में आना चाहिए। ठीक है ना? फिर कह रहा है हड़प्पा सभ्यता नहीं, इनमें से हड़प्पा सभ्यता सबसे बाद में आई है, नहीं है हड़प्पा सभ्यता, तो ये पहले तो आ ही नहीं सकती। ठीक है ना? 3 क्वेश्चन और बचे हैं जीएस के। हो सकता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा मैं ले रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि चीजों को आपको आसानी के साथ में मैं समझा सकूं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप से प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता था? समुद्रगुप्त, कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो गुप्त वंश का राजा था समुद्रगुप्त, उसे नेपोलियन कहा जाता था। यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड बनता है कि बताओ जो समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता था, इसकी संज्ञा किसने दी थी? तो बिसेंट आयर उसका नाम था। बिसेंट आयर, बिसेंट स्मिथ, एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से बिसेंट स्मिथ है ना, क्या होना चाहिए? बिसेंट स्मिथ। और पूछा जाता है कि भाई समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहता था, कौन रहता था? हरिसेन रहता था। ठीक है ना? इसने ही इलाहाबाद में प्रयाग प्रशस्ति लिखी, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है ना? क्या लिखी? प्रयाग प्रशस्ति लिखी। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है ना? चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 39 है, गुजरात के समुद्र तट, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, पर स्थित प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। सॉरी मैंने यहां से देख लिया तो मुझे लगा उसका है ज्योग्राफी का, लेकिन नहीं, इतिहास का है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? कॉमन सेंस लगा सकते हो, जिसने भारत में सबसे ज्यादा बार आक्रमण किया होगा उसने नष्ट किया होगा, क्योंकि उसका ही काम रहा था नष्ट करना। मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, बख्तियार खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक। बहुत फेमस क्वेश्चन है। महमूद गजनबी ने ऐसा किया था, उसने भारत पर कुल जो है 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार भाई? 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से सबसे ज्यादा फेमस है सोमनाथ मंदिर। ये उसने 1025 में सोमनाथ मंदिर पे जो है आक्रमण किया था। ठीक है ना? मथुरा के मंदिर थे, उस पर भी इसने आक्रमण जो है किया था। ठीक है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जीएस का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। बंगाल में 1700 ईस्वी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब पता है, पूर्वार्ध का मतलब होता है पहले, उत्तरार्ध का मतलब होता है बाद में। ठीक है ना? स्थापित सत्ता शासन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहां पे ध्यान देना, जो सही है वो नहीं कहना, जो गलत है उसको बताइए। कंपनी के राजस्व के भुगतान की जवाबदारी या जवाबदेही जमींदारों की थी। बिल्कुल भाई थी, जमींदार ही तो किसानों से लेकर के जो भी उपज होती थी फिर अंग्रेजों को जो है पहुंचाते थे, ऐसा ही तो काम करते थे वो ना। तो ये तो आंसर नहीं होगा। गांव के रैयत जमींदारों को किराया देते थे। बिल्कुल सही बात है भाई, किराया नहीं देते थे, देते थे। जमींदार खेती देता था किसानों को, किसान उसके बदले में क्या देते थे? किराया देते थे, कुछ ना कुछ भुगतान करते थे। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। जोतदार अन्य रैयतों को कर्जा देते थे, उनकी उपज बेचते थे, तो ये भी आपका क्या होगा? आंसर नहीं होगा। कहने का मतलब ये बातें सही है, लेकिन हमारा आंसर थोड़ी ना ये है। आंसर तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वही तो आंसर है। रैयत गांव के राजस्व मांग को बांटते थे, नहीं भाई, ये यही हमारा आंसर होगा। ये चीज क्या है? गलत है। रैयत का मतलब होता है किसान, रैयत का मतलब क्या होता है? किसान होता है। ठीक है? तो जीएस के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 63 और 77, जिनका माशा महत्तम समापवर्त 7 है, तो उनका लाशा कितना हो? हमको फार्मूला पता है, फर्स्ट संख्या मल्टीपल में सेकंड संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल गुणे में HCF गुणे LCM होता है। तो पहली संख्या आपकी 63 हो गई, दूसरी आपकी 77 हो गई है। HCF 7 है तो LCM कितना होगा? तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 11 और 63 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 693। तो LCM कितना हो जाएगा हमारा? 693 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, जिनमें 25% चश्मा लगाते हैं। छात्र टोटल आपके 1400 हैं, तो 25% चश्मा लगाते हैं। चश्मा लगाने वाले छात्र कितने हैं?
ऐसे कितने छात्र हैं जो चश्मा लगाते हैं? चश्मा लगाने वाले छात्र कितने हैं भाई? टोटल 1400 है, उसमें से 25%, तो 25 बटे में 100 मल्टीपल करेंगे तो इनका कितना आ जाएगा भाई? 14 पंचे 70, 7 14 दूनी 28 और 7 35। 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं। स्कूल में 350 छात्र ऐसे हैं जो चश्मा लगाते हैं, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। तो बॉयज कितने हो जाएंगे भाई? बॉयज हो जाएंगे 350 में 2/7, तो 7 बचे 35, 50 दूनी 100। लड़के कितने हो जाएंगे? 100। तो बाकी जो बचे हैं वो कौन होंगी भाई? गर्ल्स होंगी। कौन होंगी? गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी बची है आपके पास? 250 लड़कियां ऐसी हैं जो चश्मा लगाती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 45%, मतलब पासिंग मार्क कितना है भाई? परसेंटेज में बात करें तो 45% है। पास होने के लिए हमको 45% मार्क प्राप्त करने। एक लड़का है जो 54 अंक लाता है और 36 अंकों से फेल हो जाता है, मतलब पासिंग अगर मार्क की बात करें हम, पासिंग मार्क कितना चाहिए हमको? पासिंग मार्क हो जाएगा 54 लाया, 36 से फेल हो गया ना, तो 6 4 10 90 मार्क होते पास होने के लिए। पास होने के लिए कितने मार्क जरूरी है? 90। लेकिन परसेंटेज की बात करें तो कितना है? 45, तो 45% बराबर है 90। और परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं भाई? 100%। तो 45% की वैल्यू 90 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 200 अंक हो जाएगी। कितनी? 200। जैसे हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, 45 वस्तुएं यदि 90 रुपए की हैं तो 100 वस्तुएं कितने की होंगी? 200 रुपए की होंगी। अर्थात परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? 200 अंक होंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है, एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष थी। तो 30 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? उनकी आयु का योग हो जाएगा 300 वर्ष। इसी में एक शिक्षक की आयु बढ़ा देते हैं। तो भाई पहले 30 लड़के थे, जब शिक्षक बढ़ गया तो 31 लोग हो गए, और एवरेज आयु, औसत आयु भी 1 वर्ष बढ़ गई। अब कितनी हो गई? 11 हो गई। तो भाई इसमें कितना हो जाएगा योगफल? 1 4 3 341। 11 से मल्टीपल करेंगे तो 341। अब देखिए टोटल आयु में 41 वर्ष का परिवर्तन हुआ है, तो वो 41 वर्ष बढ़ा है, वो किसके कारण बढ़ा है? शिक्षक के कारण बढ़ा है। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? 41 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याओं का औसत 8 है। दो संख्याओं का औसत 8 है, तो कुल कितना होगा? उनका मल्टीपल 16 हो जाएगा। यही 3 संख्याओं का औसत 3 है, तो 3 3 9। 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 5 संख्याओं का योग कितना हो गया भाई? 25 हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज होता है योग बटे संख्याएं। 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 से x बराबर है 1/3y और y बराबर है 1/2z। यही तो है, ये इस पार है, ये इस पार है। तो देखिए x बटे में y बराबर में 1/3 और यहाँ पर y बटे में z बराबर में 1/2। तो हम यहाँ पर ऑप्शनली अगर देखें तो उसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। y की जो वैल्यू है वो 3 के मल्टीपल में आनी चाहिए, क्योंकि y का रेशियो कितना है? 3 है, तो 3 के मल्टीपल में आना चाहिए। देखिए y की वैल्यू तो यही होगी, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो 1 3 6 आपका आंसर सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन से इसको हम लगा सकते हैं। यदि हमको वैसे लगाना है तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं। x और y का कितना? 1:3 है, और y और z का 1:2 है। तो देखिए यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इनका मल्टीपल 1 3 6। इस प्रकार से भी आप लगा सकते हैं और डायरेक्टली ऑप्शन देखकर भी आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, 782 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा गया है। किस भागों में? 1/2, 2/3 और 3/4 के रूप में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या होगा? तो देखिए इनका हम प्रॉपर रेशियो निकालें तो सभी का इनका एलसीएम, अभी ये बटे में है रेशियो, यदि हम इसका प्रॉपर करें तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल के मल्टीपल कर देंगे। एलसीएम कितना आता है? 12। 4 और 3 2 का 12 एलसीएम होता है, सबको 12 से मल्टीपल कर देंगे। तो भाई 4 3 12, 3 चौके 12, 2 6 12, तो कितना हो गया? 6 8 और 9।
टोटल योग कितना होता है भाई 8 6 14, 14 9 23, लेकिन वहां पर रुपयों में कितना दे रखा है भाई 782। हमें क्या निकालना है पहला भाग क्या है 6 की वैल्यू निकालनी है आपको 782 गुणे में 6 बटे में 23। देखिए पहला तरीका तो आपका है कि 6 का मल्टीपल होना चाहिए, जो भी 6 का मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 का मल्टीपल 8 2 10 और 1 11, जब 3 से नहीं कट रहा है तो 6 से कैसे कट सकता है, ये गलत। 9 और 1 10, ये भी गलत। 9 6 15 1 16, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट जवाब होगा, क्योंकि 6 का मल्टीपल वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 के मल्टीपल का हमें ट्रिक पता है, संख्याओं का योग, अंकों के योगफल 3 से कटने चाहिए। यहाँ पर 8 2 10 और 11 3 से नहीं कटता है, 2 और 4 2 6 3 से कटता है, और 9 और 1 10 10 3 से नहीं कटता है, 9 6 15 16 3 से नहीं कटता। वरना इसको काटिए कितनी बार, 3 चौके बार, लगभग 34 बार जाएगा। 34 और इसकी गुणा करेंगे 6 चौके 24, 6 3 18 और 2 20, 204 रुपए आपका आ जाएगा। डायरेक्टली ऑप्शन से लगाना आप लोग सीखिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, ए किसी कार्य को 10 दिनों में करता है, वर्क एंड टाइम का है, बहुत इजी। ए और बी 15 दिनों में कर सकता है, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 3 30, 15 दूनी 30, दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं 5। दोनों तब कार्य कितने, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो भाई 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में, 6 दिनों में कार्य समाप्त हो जाएगा। वर्क एंड टाइम पे मैंने 5 वीडियो बनाए, उनको देखेंगे तो ये सभी सवाल आपके आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है यदि किसी टैंक का 1/3 भाग भरा है, कितना भरा हुआ भाग कितना है भाई 1/3 भाग भरा होने पर उसमें 240 लीटर पानी और आ जाता है, और पानी किस में आएगा, जो खाली भाग होगा। तो इसमें भाई खाली भाग कितना है, खाली भाग कितना है 1/3 भरा है, इसका मतलब 3 में 1 भर चुका है, तो 3 में 2 ही तो खाली होगा, तो 2/3 आपका खाली है, तो आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी होगा। देखिए ये हमारा फ्रैक्शन वैल्यू में 2/3 में है, 2/3 में 240 लीटर पानी आता है, 240 लीटर पानी। देखिए कोई भी किसी की भी धारिता 100% होती है, तो 100% का मतलब ही होता है परसेंटेज हटाएंगे बट्टे में 100। अगर फ्रैक्शन में देखेंगे तो 1 का मतलब ही होता है पूर्ण रूप। तो यहाँ पर हम 1 की वैल्यू निकालेंगे तो टंकी की धारिता हमको पता चल जाएगी। क्या पता चल जाएगी, टंकी की धारिता। तो 12 3 36, 360 लीटर। टंकी में कितना पानी आ सकता है, 360 लीटर आ सकता है, तो आधा भरे होने पर उसमें आधा पानी भरना है, तो कितना भर जाएगा भाई 180 लीटर आधा भरने में लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर भाई 50। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार्यालय जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, उसकी औसत चाल। देखिए एवरेज में हमेशा क्या करते हैं लोग, संख्याओं का योगफल बटे में संख्या, लेकिन स्पीड एंड टाइम में अलग रूल है। स्पीड क्या होता है, स्पीड में टाइम होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपान में टोटल टाइम होता है। क्या होता है, टोटल टाइम होता है। तो हम इसको अगर हम बाय द वे डायरेक्टली अगर लगाएं तो इसको हम वर्क एंड टाइम के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। कैसे भाई, 12 किलोमीटर की दूरी और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा। 12 पंचे 60, 10 छंगे 60, कितना हो गया 11। तो एवरेज स्पीड बराबर ये हो गई आपका बटे में 11। 2 स्पीडें दे रखी है तो 2 से गुणा कर दो, 3 स्पीडें हो 3 से गुणा कर दो, तो 6 दूनी 12, 120 बटे में 11। तो 11 1 कम 11, 11 दशामन 110 होता है, तो 10.90 वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा, 10.90 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 160 मीटर लंबी ट्रेन को एक विद्युत खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड आपकी कितनी दे रखी है भाई 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अगर दूरी आपकी मीटर में दे रखी है तो इसको स्पीड भी मीटर में बनाइए, तो 72 मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से 18 चौके 72, 20 यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। स्पीड क्या आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड। देखिए कोई भी रेलगाड़ी जब किसी पोल को क्रॉस करती है, किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है, तो वह स्वयं की ही दूरी को क्रॉस करती है। और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 160 मीटर, तो वो कितनी दूरी डिस्टेंस कितनी चलती है 160 मीटर ही डिस्टेंस चलती है। तो टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम बराबर डिस्टेंस अपान स्पीड। डिस्टेंस से 160 मीटर, स्पीड है 20 मीटर की, काटेंगे तो
8 सेकंड का टाइम लगेगा, 8 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 3000 रुपए की राशि 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने वर्षों में मिलेगा? भाई एसआई बराबर क्या होता है, फार्मूला PRT अपान में 100 होता है। तो एसआई कितना हो गया 1080, प्रिंसिपल आपका है 3000, गुणे में रेट कितना है 12%, टाइम आपको निकालना है बटे में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, यहाँ भी एक कट जाएगा, 12 नेमा 108, 3 से इसको काटोगे 3 तिया 9, तो टाइम हो जाएगा आपका 3 वर्ष। कितना आ जाएगा 3 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। एक टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है और 950 रुपए में बेचने पे कितने % का हानि? देखो मैंने एक आपको फार्मूला टाइप्स बताया जिसमें जो डबल चीजें होती हैं उनको हम अकॉर्डिंग लेके चलते हैं और क्रय मूल्य हमेशा 100% मानते हैं। तो मैं कह सकता हूं जो 1040 रुपए है वो किसकी वैल्यू है भाई, 4% के लाभ के साथ में है तो 104% की वैल्यू है। कितने % की वैल्यू है? 104% की वैल्यू है। और 950 कितने % की वैल्यू है? तो 950 की वैल्यू हम निकालेंगे। तो जिस चीज की वैल्यू निकालते हैं उसको हम गुणे में रखते हैं और बटे में जिस चीज की वैल्यू दे रखी है। तो 0 से 0, 104 से 104, कितने % की वैल्यू है? 95% की वैल्यू है। कितने % की वैल्यू है? 95% की वैल्यू है। टोटल क्रय मूल्य होता है 100% और 95% की वैल्यू बची। इसका मतलब आपको क्या हुआ, हानि हुई है वो भी 5% की हानि। कितनी हुई है? 5% की। उसका क्रय मूल्य 100% था और 95% पर बिकी है, मतलब 5% की हानि हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। कह रहा है 25 पेनों का लागत मूल्य, मतलब 25 का CP 20 पिनों के SP के बराबर है। मैं एक पेन की 1 रुपए कीमत मान लूंगा तो 25 रुपए CP है और 20 रुपए SP है, तो इसका हम रेशियो निकालेंगे 20 बटे में 25। तो CP कितना हो गया 20 रुपए, SP कितना हो गया, तो 5 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। किस पे मिल रहा है भाई? CP कितना है 20, तो गुणे में 100, 20 पंचे 100 50, 25% का लाभ। कितना होगा भाई? 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। एक कमीज बेचने पर दुकानदार 7% छूट देता है, मतलब वो 93% पर बेच देता है। क्लियर भाई? 7%, 100% होता है किसी का भी क्रय मूल्य, 7% छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या है भाई? 7% छूट दे रहा है मतलब 93% ही बचा है। अब उसके बाद 9% छूट देगा तो कितना, मतलब 91% बचा, 15 रुपए कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, तो 2 की वैल्यू, 2% की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 2 7.5 होता है तो 100 से 7.5 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 750 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। यदि क्रमागत छूट 20%, 10% और 5% की एकल समतुल्य छूट होगी, फार्मूला क्या होता है? 100 माइनस 100 का 20% छूट का मतलब 80 बटे 100 बचा, 10% का मतलब 90 बटे 100 बचा और 5 का मतलब 95 बटे 100 बचा। क्लियर? 0 से 0 कट गया, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 0 से 0, 19 पंचे 95। अब देखिए माइनस 20 चौके 80, 20 पंचे 100 और इस बार और काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, तो 9 दूनी 18 गुणे में 19 बटे में 5। 18 और 19 की गुणा कर रहे हैं, कितना होगा भाई? 18 का स्क्वायर 324 होता है, इसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 42, 342 बटे में 5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 छक्का 30, 5 8 40, 55, 5 चौके 20, मतलब जब इसको घटाएंगे तो 0.6 आना चाहिए, लास्ट में 31.6 आएगा। 31.6% आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 57। किसी राशि पर 5% प्रतिवर्ष 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो भाई इसको हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं और विदाउट फार्मूले के भी लगा सकते हैं। देखिए कोई भी सिंपल इंटरेस्ट होता है तो रेट इनटू टाइम मतलब 10% का हो गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? पहले वर्ष तो 5 मिलेगा और दूसरे वर्ष कितना मिलेगा? 5 तो मिलेगा और 5 पे भी 5% मिलेगा, मतलब 0.25 और बढ़ जाएगा, मतलब 5.25 मिलेगा दूसरे वर्ष। तो दोनों वर्षों का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 10.25। कितना हो जाएगा? 10.25 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अंतर कितना है? यहाँ पर है 0.25% का, रुपयों में बता रहे हैं 41 रुपए का। राशि कितनी होती है भाई? 100% होती है। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, 41 गुणे में 100 बटे में 0.25
25, पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो बढ़ाएंगे, 25 चौके 100, 400 और 41 की गुणा, 400 और 41 की गुणा, 4 एकम 4, 4 चौके 16, डबल जीरो 16,400 रुपए आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 58, एक अर्धवृत्ताकार पथ की परिधि, परिधि का मतलब परिमाप, अर्धवृत्ताकार की परिधि यही तो होती है भाई, तो परिधि कितनी होती है 36 R बटे में 7 होता है। तो भाई क्या होता है, परिधि कितनी दे रखी 36 मीटर बराबर में 36 R बटे में 7, तो 36 से 36 कट गया, 7 इस पार आ जाएगा, मतलब त्रिज्या आपकी 7 मीटर हो गई। क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर और अर्ध का हो जाएगा 2 से भाग कर देंगे, 22 बटे में 7 गुणे में आर का मतलब है 7 गुणे 7 बटे में 2 तो है ही है, 7 से 7 यहाँ पे 11, 11 सते 77 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर हिंदी में बोले तो 77 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या है, तिर्यक ऊंचाई है, तो लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है भाई, बर्थडे वाली कैप, ये तो होता है शंकु। तो त्रिज्या कितनी है भाई 6 सेंटीमीटर, यह है आपकी 10 सेंटीमीटर। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, ये कर्ण दिया है, ये आधार दिया, तो लंब कितना हो जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 कितना होता है 64, 64 का रूट क्या होता है भाई 8 होता है, तो लंब कितना हो गया भाई, ऊंचाई कितनी हो गई 8 हो गई। उसका आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान है 22/7, आर का मतलब क्या है त्रिज्या 6 गुणे 6, एच का मान है 8, कोई किसी से कट रहा है 3 दूनी 6, अब इनकी गुणा कर लो, 22 6 दूनी 12, 12 8 96, 22 गुणे में 96 बटे में 7। तो देखो 11 का हमें ट्रिक पता है, तो इसका 2 इस पार लेंगे, तो 2 छंग 12 2 18 19 गुणे में 11 बटे में 7, तो इसका गुणा कीजिए, 2 9 2 11 और 1 10 11, 1 में जोड़ने 2107, तो 7 तियां 21 और 0 बढ़ाएंगे 7 एकम 7 बचेगा 5, 7 7 49, 301.7, 301.7। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ही सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टेस्ट का। किसी बेलनाकार वस्तु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का देखो, पहले तो ये आपका आधार की परिधि, आपका ये होता है आपका बेल, और आधार हो चाहे ऊपर वाला, उसका क्षेत्रफल वो परिधि क्या होगी 2 पाई आर, क्योंकि गोला ही तो होता है, तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है भाई 44, तो यहाँ पर 2 गुणे में 22 बटे में 7, आर बराबर में 44, 22 दूने 44, 2 से 2 कट गया, तो आर बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। आपका वक्र पृष्ठ दे रखा है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ होता क्या है 2 पाई आर एच बराबर में 528, ऊंचाई ज्ञात करनी है, रख दीजिए 2 गुणे 22 बटे में 7, एच है आपकी 7 गुणे में एच बराबर में 528, 7 से 7 कट गया, 22 से काट सकते हो, 22 दूना 44 और कितना बचा भाई 22 दूना 44, 6 2 8, 22 चौके 88 और 2 से काटोगे तो कितना बचेगा, एच बराबर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। 12 सेंटीमीटर आपका मैथ का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम हिंदी के क्वेश्चन, क्योंकि उसके भी 20 क्वेश्चन आते हैं। इसके बीच में मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप भी एसएससी जीडी 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें मैं आपके लिए जो है एसएससी जीडी की पूरी एक टेस्ट पेपर की सीरीज चला रहा हूं। एक वीक में लगभग में आपको 2 टेस्ट दिए जाएंगे और व्याख्या करने में भी बहुत ज्यादा मैं कोशिश कर रहा हूं उनकी, मतलब हमारे साथ जुड़ने में आपका जो है फायदा ही फायदा है, ठीक है ना। चलिए भाई, हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, इन्हें देख लेते हैं हम। चलिए देखो, यहां पे निर्देश क्या है, नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन करें। कह रहा अनिल का पर्यायवाची नीचे कौन सा है, चक्रवात, पावक, पवन या अनल।
तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? अनल का मतलब तो होता है आग, आपको आग के तो पर्यायवाची आते होंगे, है ना, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अनिल, बिल्कुल भाई, हवा को ही हम क्या बोलते हैं? अनिल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनिल। वही पावस का मतलब क्या होता है? पावस का मतलब होता है जो बारिश वाली ऋतु आती है, जो बरसात का मौसम होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पावस। और चक्रवात तो आपने देखा होगा, इसे इंग्लिश में हम साइक्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। स्तन्य, कह रहा स्तन्य का पर्यायवाची क्या होगा? खीर, पेय, कौंध या फिर दूध। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दूध। स्तन्य का जो पर्यायवाची होगा दूध। वही खीर बताने की आवश्यकता नहीं है, खीर तो हम सभी लोग जानते हैं। पेय का मतलब होता है जो पीने योग्य हो, जो क्या हो? पीने, जो पीने योग्य हो, उसको क्या बोलते हैं? पेय बोलते हैं। भाई कौंध, भाई कौंध आपने रात में देखा होगा, नाइट में जब बारिश का मौसम आता है बरसात का, तो उसमें जो है ऊपर जो है बिजली वगैरह तड़कती है, उसके साथ में कुछ लाइट वगैरह हो जाती है कलरफुल, तो उसी को हम लोग अपनी भाषा में, देहाती भाषा में बोलते हैं भैया कौंधा जो है लपका हुआ है ना, तो उसी को बोलते हैं कौंध, मतलब लाइट, प्रकाश। क्या बोलते हैं? प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 से 64 क्या नीचे दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने, मतलब विलोम बताने कहने का मतलब है क्या बताना है भाई? विलोम। ओके, क्या बताना है? विलोम। विलोम बताइए। कह रहा है यथार्थ का विलोम क्या होगा? मौलिक, अनुदित, काल्पनिक, स्वार्थ। अगर आपको यथार्थ का मतलब नहीं पता तो बता पाना मुश्किल है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक। क्या मतलब होता है? वास्तविक। जिसे इंग्लिश में हम लोग खूब कहते हैं रियलिटी या एक्चुअली बोल देते हैं, वही होता है वास्तविक। तो भैया इसका क्या होगा? काल्पनिक होगा। भाई वास्तविक मतलब जो रियल में कोई चीज घटती है तो उसी को तो बोलते हैं क्या? वास्तविक। काल्पनिक का मतलब सिर्फ हम सोच रहे हैं, ऐसा अभी हुआ नहीं है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? काल्पनिक। भाई मौलिक का मतलब क्या होता है? मौलिक का मतलब होगा, मौलिक का उल्टा होगा अनुदित। और मौलिक का मतलब क्या होता है? रचनाएं दो प्रकार की होती हैं, एक मौलिक रचना होती है, एक मौलिक रचना होती है, जैसे मान लो महाभारत है, ठीक है ना, जैसे मान लो महाभारत है, तो मौलिक रचना वो होगी जो सबसे पहले उस भाषा में लिखी गई होगी, ठीक है ना, उस भाषा में लिखी गई होगी। अब मान लो ये कोई कठिन भाषा है, यहाँ पे लोग इस भाषा को नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ विद्वान आएंगे, इस भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसफर कर लेंगे, मान लो हिंदी में ट्रांसफर कर लेंगे। किसमें? हिंदी में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि हिंदी पढ़ने वालों की संख्या ज्यादा है, तो इसको बोलेंगे अनुदित। जो चीज लिखी हुई है अनुदित, क्या लिखा हुआ है? अनुदित। इसको बोलेंगे अनुदित रचना, अनुदित या अनुवादित रचना। वहीं इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मौलिक, जो पहले से है उसको क्या बोलेंगे? मौलिक, ठीक है। आई होप कि भाई यहाँ पे डिफरेंस मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता पाया है और आपके समझ में भी आया होगा। स्वार्थ को तो सबको ही जानता है, उसको क्या बताना है? शोषक का उल्टा बताना है, शोषक। शोषित, पोषक, शोषक। अब इसकी देखो स्पेलिंग ही गलत है, तो ये तो वैसे काट सकते हो। फिर पोषित, तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? इनमें से करेक्ट आंसर होगा शोषक का जो उल्टा होगा वो पोषक होगा। शोषक होता क्या? देखो मान लो भाई 3 आदमी है, ये कितने हैं? 3 आदमी है। ओके, कितने आदमी हैं? 3 आदमी है भाई। ये बहुत अच्छी तरीके से मैं समझा दूंगा, ये 3 आदमी है, ठीक है ना। चलिए जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसमें से ये भाई मतलब इसका रौब है, रौब है, तो इसका शोषण कर रहा है, इसका शोषण कर रहा है बीच वाले को, है ना। इसको सही से काम नहीं करने दे रहा है, डांट रहा है, डपट रहा है, पैसे फालतू में ले रहा है, मतलब फालतू में परेशान कर रहा है। इस वाले बंदे को क्या कर रहा है? फालतू में परेशान कर रहा है। तो शोषक का मतलब होगा ये शोषक है। ये कौन सा? ये शोषक है, क्योंकि ये उसका क्या कर रहा है? शोषण कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, फालतू में परेशान कर रहा है। तो ये बंदा क्या हो गया? शोषक हो गया। वही पोषक कौन सा होगा? पोषक का मतलब होगा आपका जो परेशान ना करे। यही ये बंदा जो है इसकी हेल्प कर रहा है। क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। हेल्प करे, कहे नहीं भैया ये परेशान कर रहे हैं, हम चल रहे हैं तुम्हारे साथ में, कैसे परेशान कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प करेगा, तो इसको क्या बोल देंगे? पोषक। इसी बंदे को क्या बोलेंगे? पोषक बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? पोषक। और फिर एक है एक क्या? पोषित, नहीं सॉरी, शोषित। शोषित है, शोषित। तो शोषित किसे बोलेंगे? इसको। इस बार क्योंकि शोषण किसका हो रहा है? इसका, इसको बोलेंगे शोषित, ठीक है। आई होप कि ये डिफरेंस मैं बहुत अच्छी तरीके से बता पाया हूं।
और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, हमारे पढ़ाने की स्टाइल पसंद आ रही हो, चीजें समझ में आ रही हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है, क्या करना क्या, पहले भाई ये देख लो, शुद्ध वाक्य, जो शुद्ध वाक्य है उसको हमें बताना है। 65 है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड लेने योग्य है, वह दंड के योग्य है, या वह दंड देने योग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह दंड के योग्य है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन पे ध्यान जरूर ही रखना है हमें, ठीक है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 66, यह मेरा पुस्तक है। भाई नहीं, पुस्तक जो है वो स्त्रीलिंग होती है, तो मेरा नहीं, क्या होना चाहिए, मेरी होना चाहिए था। तो ये तो क्या हो गया, गलत। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, जी हाँ बिल्कुल, ये क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही इन चारों में से करेक्ट हमारा ऑप्शन है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है, उपयोगी शस्त्र है, नहीं ये गलत हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, पीती नहीं भाई, पानी पीते हैं, दो हो गए ना, तो बहुवचन में जाएगा, सॉरी ये आंसर नहीं होगा मतलब। तो इस यहां पे क्या होना चाहिए, बाघ और बकरी एक घाट पे पानी पीते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, मुहावरे हैं या लोकोक्तियां हैं, उनका अर्थ आपको बताना है कि क्या होगा। ऑप्शन आपके ये रहे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। पेट में दाढ़ी होना, भाई ये तो गलत होने नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तो ना हम जहां पे रहते हैं लोग जो है बोलते रहते हैं, ऐसे मुहावरे का यूज करते रहते हैं। पेट में दाढ़ी होना, अब देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई बहुत ज्यादा चालाक है या फिर बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्ट है, छोटा सा बच्चा है बहुत ज्यादा तेज है, तो लोग बोल देते हैं भाई इसके तो पेट में दाढ़ी है, तो उसका मतलब क्या होगा, भेद ना लगने देना, गलत। वस्तु का सही स्थान पर ना होना, बिल्कुल गलत। अप्राकृतिक व्यवहार होना, बिल्कुल गलत। छोटी आयु में ही बुद्धिमान होना, अभी तो हमने यही चीज तो समझाने की कोशिश की है। कोई छोटा बच्चा हो, उसे बहुत सारी चीजें आती हो, वो काफी क्लेवर है, चालाक है, बुद्धिमान है, तो उसको ही तो, उसके लिए ही तो हम लोग कहते हैं भाई कितना छोटा बच्चा है, लगता है इसके पेट में दाढ़ी है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। फिर से रिपीट करिए, गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुश्किल में पड़ जाना। इसका भी आधा आंसर है, आधा अधूरा। इस वाले का तो बिल्कुल यही होगा, मुश्किल में पड़ जाना, लेकिन इसका उसने अर्थ इसमें नहीं दिया है, तो ये गलत हो गया। कष्ट पहुंचना, बात तो ठीक है, नमाज गले पड़ी, मुश्किल और कष्ट बात सेम होती है लगभग में, लेकिन इसका आंसर भी इसने नहीं दिया यहाँ पे। गरीब हो जाना, नहीं भाई, इसका कोई यहाँ पे सेंस नहीं बन रहा है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़े, क्या करना पड़े, उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़े, ये इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अब आपका ये पैसेज है और एसएससी जीडी में एक पैसेज आता है, ठीक है ना, तो इसमें जो समझ भी हमारी काम करती है, कई बार शब्द का सिलेक्शन काम करता है, बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब इसको जो ध्यानपूर्वक ही हमें पढ़ना है, जितना आप ध्यानपूर्वक पढ़ पाएंगे, अटेंशनफुली पढ़ पाएंगे, उतना हमारे ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं। लोकोक्तियों, क्या दिया है, कह रहा लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लोकोक्तियों का, सॉरी ये छूट रहा है ऊपर से भाई, भाषा को सशक्त बनाने के लिए, आगे है डैश दे दिया, मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। यहां पे कह रहा है क्या आएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपको हम दिखाते हैं। पहले आपने ये पढ़ लिया, भाषा को सशक्त बनाने के लिए डैश मुहावरों। अब कह रहा है कैसे मुहावरों का यूज जो है किया जाएगा। चलिए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 69। एक के स्थान पे यथाशक्ति, यथा स्थान, यथावत या यथापूर्व, तो आपका यथा स्थान इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा, यथा स्थान। यथा स्थान का मतलब होता है जहां पर, जिस स्थान पर जिस चीज की जरूरत हो। मान लो कोई हम किताब ही लिख रहे हैं और वहां पे हमें मुहावरे या लोकोक्ति की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, मैंने वहां पे उसका यूज कर लिया, तो वो तो चीज फिर निगेटिव इंपैक्ट डालेगी ना। तो यथा स्थान का मतलब होता है जहां पे जिस चीज की आवश्यकता उसको वहीं पे यूज करना। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका भाई, 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यथा स्थान वाला। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, क्योंकि ये एक बार में आ नहीं पा रहा है, ठीक है। वहां पे हमने यथास्थान भर लिया। लोकोक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। लक्षणा और डैश है
नामक शब्द शक्तियों तथा विभिन्न अलंकारों के द्वारा भी भाषा। अब कह रहा लक्षणा तथा, उसके आगे क्या यूज होगा? क्वेश्चन नंबर 70 है। व्यंजना, रंजना, अभिव्यंजना या फिर अतिरंजना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्यंजना। क्या होगा? व्यंजना। ठीक है, ये वाला इसका राइट जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। यहां पे व्यंजना आ गया था, वहां पे नंबर 2 पे अलंकारों के द्वारा भी भाषा में का समावेश किया, मतलब किसका समावेश किया? तो आइए देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा? गद्यांश के रिक्त स्थान पे क्या होगा? औदार्य, व्यवहार्य, सौजन्य या सौंदर्य। तो व्यवहार्य इसका करेक्ट आंसर होगा 71 का। क्या करेक्ट आंसर होगा? 71 का ऑप्शन बी। व्यवहार्य के अनुसार ही हम उसका भाषा का यूज करेंगे। ओके, चलिए भाई आगे देखते हैं। फिर से व्यवहार हो गया वहां पे, लेकिन व्यवहार का समावेश किया जा सकता है, लेकिन डैश है में अलंकार, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की। तो यहां पे देखते हैं भाई नंबर 4 पे क्या आएगा? यही तो ना, प्रबंध, निबंध। भाई किसकी बात ऊपर कर रहा था? प्रबंध कोई रचना होती है क्या? नहीं, प्रबंध काव्य होता है लेकिन रचना नहीं होती। निबंध, पदबंध, अनुबंध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निबंध। ठीक है ना, क्या होगा? निबंध। ऑप्शन बी इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, यहां पे हमने क्या भरा हुआ था? निबंध भरा हुआ था। में अलंकारों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि की डैश भी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए भाई क्या नहीं होनी चाहिए? अतिशयता, प्रगाढ़ता, सघनता, प्रबलता। तो इनमें से कह रहा है क्या नहीं होनी चाहिए? अतिशयता नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? अतिशयता। अभी तो बताया था ऊपर, अतिशयता का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रयोग। भाई किसी का प्रयोग अगर आप बहुत ज्यादा कर दोगे तो वो चीज फिर बोरिंग होने लगती है ना। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्थात अतिशयता। तो जो पैसे दिया गया था भरने के लिए फिल इन द ब्लैंक वाला, वो कंप्लीट हो गया। कुछ लास्ट के क्वेश्चन और बचे तो इन्हें भी जल्दी से देख लेते हैं। पहले निर्देश पढ़ लीजिए क्योंकि हमें इनके उत्तर जो निर्देश के अनुसार ही देने। कह रहा प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कहने का मतलब ये वाक्यांश है पूरा और इसके लिए इनमें से कौन सा शब्द यूज किया जाता है। कह रहा है हर काम को देर से करने वाले को क्या कहते हैं? दीर्घदर्शी, अदूरदर्शी, विलंबी या फिर दीर्घसूत्री। तो क्या उसे बोलते हैं? दीर्घसूत्री। आंसर क्या इसका होगा? दीर्घसूत्री आंसर होगा। दीर्घदर्शी क्या होता है? दीर्घदर्शी जो दूर तक का देख ले, दूर तक, जो दूर तक सोच के काम करे। देखने का मतलब यहां पे ये नहीं आंखों से, देखने का मतलब है कि उसका ऑब्जर्वेशन कर ले। अगर हम ये स्टेप ले रहे हैं तो आने वाले समय में हमें किन किन चीजों को जो है सहना पड़ेगा, क्या उससे रिजल्ट निकल के आएगा, तो उसको बोलते हैं दीर्घदर्शी या दूरदर्शी भी उसको बोल देते हैं। अदूरदर्शी जो दूर की देखता ही ना हो, बस तुरंत का सोचता हो, कल का भला सोचता हो, परसों की देखता हो, इसके आगे की आने वाले समय की ना सोचता, तो उसको अदूरदर्शी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। ठीक है ना भाई, जो है पॉलिटी का क्वेश्चन है। पॉलिटी आपने सही से पढ़ी होगी तो ये गलत होने के बिल्कुल चांस इसके हैं ही नहीं। प्रोन्नति, पदोन्नति, पदावधि, पदावनति। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। कह रहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतारना। पद से नीचे उतारने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप मान लो ये कुर्सी है सीएम की और इससे नीचे उतार दिया मतलब आप सीएम नहीं रहे, नहीं। पद से नीचे उतारना का मतलब है कि आपका जो पद होगा ना उसको नीचा कर देना, मतलब आपको जो है कोई नीचे का पद दे देना। जैसे मान लो कोई डीएम है, ठीक है ना, कोई डीएम है और उसने जो खराब काम किया तो गवर्नमेंट जो है डीएम से उसे एसडीएम बना देती है। क्या बना देती है? एसडीएम। अब यहां पे इनमें से किस शब्द का यूज होगा? प्रोन्नति। बिल्कुल गलत भाई। प्रोन्नति और पदोन्नति जब होती है जब वो ऊपर वाले पद पे पहुंच जाते हैं। हमारा इंग्लिश में कहते हैं भाई प्रमोशन हो गया, तो इसको ही प्रमोशन को ही बोलते हैं। पदोन्नति भी बोलते हो, प्रोन्नति भी, प्रमोशन को ही बोलते हैं। लेकिन वो ऊपर बढ़ने के लिए कह रहा है, नहीं भाई नीचे उतरना, नीचे उतरने के लिए कह रहा है।
पदावधि नहीं। पदावधि का मतलब क्या होता है? टेन्योर। क्या मतलब होता है? समयावधि। पदावधि का मतलब क्या कह सकते हो? समयावधि। जैसे मान लो जो प्रेसिडेंट है भारत में, वो 5 साल के लिए जो है अपनी कुर्सी मतलब 5 साल के लिए जो है नियुक्त किया जाता है ना, ऐसे ये पदावधि। एक ही ऑप्शन बता, पदावनति। पदावनति इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा पदावनति। मतलब उसको पद से नीचे उतार के उसके नीचे वाला जो पद हो उसको दे देना, तो उसी को बोलते हैं पदावनति। ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे 76 है। क्या करना है इसमें हमें? उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए, उपयुक्त विकल्प को चुनिए। हाँ, स्वभाव से देवतुल्य मनुष्य जमाने के छल प्रपंच के होकर अपना देवत्व खो देता है। क्या होकर अपना देवत्व खो देता? अनुभव होकर नहीं, पराभूत होकर, वशीभूत होकर। खूब सब सुना होगा वशीभूत। वशीभूत का मतलब क्या होता है? दूसरे के बस में होना, दूसरे की ओर अट्रैक्ट होना, तो उसी को क्या बोलते हैं? वशीभूत बोलते हैं, इंग्लिश में अट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, आगे। देशवासियों में परस्पर उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त, क्या हो गया भाई? देशवासियों में परस्पर उन्नति के लिए अनिवार्य शर्त है होना देश की। क्या देश की होना? देश में सहयोग होना, सहानुभूति रखना, सद्भाव रखना या फिर संबंध रखना। तो सद्भाव रखना बहुत जरूरी है एक दूसरे के प्रति, ये हमारे देश की जो है उन्नति के लिए आवश्यक है। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। इसमें कह रहा है ये वाक्य है और ये ऑप्शन दिए हैं, इस वाक्य के किस हिस्से में, किस ऑप्शन में गलती है। अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। कह रहा उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। पहले देख लो क्या कोई शब्द में मिस्टेक है, तो आंखों ऐसे लिखा जाता है, आंसू भी ऐसे लिखा जाता है, बहते हैं क्योंकि आंसू का बहुवचन में यूज होता है, तो ये भी सही है। तो कहने का मतलब उसकी आंखों से गलत है? नहीं भाई, बिल्कुल सही है। ना तो स्पेलिंग मिस्टेक है, ना ही कोई जेंडर में ऐसी कोई मिस्टेक है, ना ही कोई कर्ता या ना ही कोई नाउन प्रोनाउन में ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है। बहते हैं, बिल्कुल आंसू तो बहते ही है भी सही लिखा है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। आंसू, बिल्कुल आंसू ऐसे लिखा जाएगा। कहने का मतलब है ये वाक्य बिल्कुल सही है हमारा, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर कोई गलती नहीं है तो ऑप्शन डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता और मानसिकता है कि नारी अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम है। इसमें कह रहा है इनमें से क्या गलत है? अगर कुछ नहीं गलत है तो जो ऑप्शन जिसमें लिखा होगा कोई त्रुटि नहीं, कोई गलती नहीं, तो वो वाला सही हो जाएगा। कह रहा और मानसिकता है कि नारी, बिल्कुल सही है भाई, नारी ऐसे लिखा जाता है, मानसिकता ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें कोई गलती नहीं है। यह एक पुरानी सामाजिक मान्यता है, तो ये भी बात सही है। ये देख लेते हैं, अगर ये भी सही हो गया तो हमारा एक ही ऑप्शन बचेगा, सी वाला, जो कि राइट हो जाएगा। अपने पैरों पर खड़ी होकर स्वावलंबी बनने में अक्षम, अक्षम नहीं सक्षम, अक्षम नहीं, क्या होना चाहिए था? सक्षम। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। आज के टेस्ट पेपर का और आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। सेठ जी बड़े सज्जन पुरुष हैं, इसमें कह रहा है गलत क्या है? सज्जन पुरुष हैं, तो बिल्कुल सही है भाई, सज्जन पुरुष तो होता ही है। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है, मतलब सही नहीं के मतलब हमारा आंसर नहीं है, बात तो ये सही है। ठीक है ना? सेठ जी, तो सेठ जी ऐसे तो लिखा जाएगा, बहुत ज्यादा हो सकता है भाई, इसको अलग लिख सकते थे जी को, लेकिन इससे कोई मिस्टेक नहीं है। बड़े, बिल्कुल बड़े नहीं, बहुत होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? बहुत। सेठ जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों आज हमने जो है एसएससी जीडी का टेस्ट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। अगर आप भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।